Ambedkar University, Delhi, and is a disability rights activist in the areas of education, health, sexuality and gender. She's on the editorial board of Disability and Society and Scandinavian Journal of Disability, and has authored 2 books including Disembodied Form, Issues of Disabled Women. Professor Ghai will be speaking to us today about disability and social justice. Thank you. मैं अभी इनविजिबलाइजेशन के बारे में सुन रही थी, कास्ट के बारे में सुन रही थी, हिंदू के बारे में सुन रही थी, मुस्लिम्स के बारे में सुन रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैं डेमोक्रेसी को जिसको मैं समझती हूँ, उसका मतलब ये होता है कि हर एक इंसान की पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के अंदर हो। डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है कि हम सब पार्टिसिपेट कर पाए उसमें। तो जब मैं इसके बारे में जब सोच रही थी तो मुझे लगता है कि जो जब ये कहते हैं ना कि बहुत सारी मार्जिनलाइजेशंस हैं, तो मैं जब डिसेबिलिटी को समझती हूँ तो मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी तो किसी कास्ट से जुड़ी हुई नहीं है, किसी कंट्री से जुड़ी हुई नहीं है, किसी हिंदू या मुस्लिम से जुड़ी हुई नहीं है, कहीं पे भी ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन फिर भी डिसेबल्ड लोगों को देख पाना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि जब हम किसी भी कैंपस में होते हैं, मैं कोई 32-33 साल से पढ़ाती हूँ, और मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मेरी क्लास में, मैं अपनी क्लास की बात कर रही हूँ, मेरी अपनी क्लास में बहुत मुश्किल से मैंने 33 साल में 4 या 5 डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत सैड कमेंट्री है कि हम किस तरह से उनको देखते हैं। और उनको हम इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि कास्ट और बाकी जो डाइवर्स आइडेंटिटीज हैं, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये किसी वोट बैंक के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और डिसेबिलिटी का जब हम सोचते हैं तो मुझे लगता है कि जो उनका एक सिटीजनशिप है, जो उनका कि एक किसी भी देश में रहने का वो है आइडिया है, तो वो ये है कि वो कहीं बहुत ज्यादा इनविजिबलाइज होते हैं और उनको वोट कर पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। उनका लगता है कि हम ये कैसे मतलब वहां पहुंच पाएंगे। मैं जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जब यूनिवर्सल डिजाइन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें जो भी है उसमें सिर्फ इतना सा समझते हैं लोग कि इंफ्रास्ट्रक्चर, माने आप एक रैंक दे दीजिए, और एक रैंक दे देना मतलब आपका मतलब होता है कि आपने अपना जो भी आपके देश की और जो कि लोगों की सोसाइटी की, सोसाइटी की वो थी, तो उसमें आप कहते हैं कि आपने बस कर दिया। और मुझे लगता है कि ये वहां पे नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जब हम यूनिवर्सल डिजाइन की बात करते हैं तो हम अपने माइंड्स की बात करते हैं, और जब हम अपने माइंड्स की बात करते हैं तो वो माइंड इस तरह के होते हैं कि अगर कोई एक ब्लाइंड स्टूडेंट है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, एक हियरिंग का प्रॉब्लम है तो उसको साइन लैंग्वेज चाहिए, और अगर आपने रिक्रिएशन के लिए जाना है तो आपको कम से कम एक हॉल चाहिए जहाँ पे आप पहुंच पाए, आप उसको देख पाए। और मुझे लगता है और इससे पहले मैं इसके साथ मैं हायर एजुकेशन को जोड़ना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो मोदी जी ने मन की बात हमारे साथ करी थी और कहा था कि विकलांग को आप छोड़ दो और आप या दिव्यांग को ले आओ। आप दिव्यांग को समझते हैं कि उसमें वो ये कहते हैं कि एक अगर आप चल भी नहीं सकते तो परमात्मा ने तो कम से कम आपको देखा हुआ है ना, और परमात्मा आपके साथ आगे चलाने की हिम्मत को देता है, वो हिम्मत को ये देता है, और उसका मतलब ये है कि दिव्य शक्ति जो है वो आपके अंदर दे दी गई है। तो वो जो दिव्य शक्ति है वो मेरे यहाँ बैठे बैठे मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ूंगी। तो राइट्स के लिए जो लड़ना, जो ये कहना कि मैं कहाँ पहुंचती हूँ और कैसे पहुंचती हूँ, अगर मेरे को एक छोटी सी चीज है कि टॉयलेट जाना है तो उसके लिए मेरे को बहुत बारी सोचना पड़ेगा कि मैं इतना पानी पीकर जाऊं घर से कि ना जाऊं, और अगर पानी ना पीकर जाऊं तो वही ठीक रहेगा, क्योंकि ना जाने मुझे टॉयलेट मिले कि ना मिले। और मैं जब ये कह रही हूँ, क्योंकि मैं जेएनयू से नहीं हूँ, लेकिन मैं आज की जेएनयू की फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड के अंदर आई हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि सारी तरह की डाइवर्सिटीज जो मार्जिनलाइज के नाम पर होती हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब हम
एक अभी उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं जानती, उन्होंने कहा कि जब तक आप एक कलेक्टिव बॉडी नहीं क्रिएट करते तब आप सिर्फ, अगर आप कास्ट में लड़ेंगे तो आप कास्ट में ही रहेंगे, अगर आप मुस्लिम में रहेंगे तो आप वहीं पे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक जुड़ाव नहीं आएगा, जब तक हम ये नहीं सोच पाएंगे कि हमें जो भी जिसे हम कहते हैं, मैं जिन्हें कहती हूँ टेम्परली एबल बॉडी, मैं आप सब लोगों को टेम्परली एबल बॉडी कहती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि भाई आप, डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज है कि आप इस सिटी के अंदर जहाँ की ट्रैफिक जो है और ज्यादा वेलकमिंग होता जाता है, तो अगर हम उस ट्रैफिक में, और आप एक्सीडेंट्स को अगर देखें तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी आपको, अगर मैं ये नहीं चाहती कि किसी को हो, लेकिन अगर यह हो जाती है तो क्या हमने कभी सोचा है कि फिर उनका क्या होगा? और मुझे ये लगता है कि और क्यों ऐसा है कि हम उनको मोमबत्ती सिखाना, मतलब जो स्किल्स हैं इस तरह के सिखाना कि बस इतना ये कि जी लो, मतलब किसी तरह से। और जो स्टाइपेंड दिया जाता है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन 300 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है एक विकलांग व्यक्ति को अपनी जिंदगी जिताने में। आप रह सकते हैं 300 में? नहीं रह सकते। अब मैं आपको एक और बात ये कहना चाह रही हूँ, डेमोक्रेटिक सेंस के हिसाब से हमारा जो बिल है 1995 में आया था, और 1995 के बाद बहुत सारी उसमें दिक्कतें थी, तो ऑलमोस्ट 100 अमेंडमेंट्स, उससे ज्यादा। तो उन्होंने कहा एक नया बिल बना लो। तो जो नया बिल बनाया वो जब बना 211 में, और 212 में जब वो चला गया, तो 212 में कांग्रेस जब जाने वाली थी, और उस जो बिल जो देखा तो वो इस बुरी तरह से डाइल्यूट कर दिया गया था कि उसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो छोटी मोटी कलेक्टिव हमारी डिसेबिलिटी की है, डिसेबिलिटी एडवोकेसी है, जिसे आप डिसेबिलिटी मूवमेंट कह सकते हैं या डिसेबिलिटी एडवोकेसी कह सकते हैं, उसके अंदर इस डाइल्यूशन ने इतना डिवाइड कर दिया कि ग्रुप्स भी बदल गए। आई मीन, वो ब्लाइंड लोग अपनी बात कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड अपनी बात कर रहे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड अपनी बात कर रहे हैं, और मुझे लगता था कि वो डिवाइसिव करना, मतलब इस तरह से कि अब जो चीजें उनको चाहिए, जो थोड़ी चीजें मांगी हैं, उसके बारे में भी उन्होंने वो कर दिया। खैर ये हुआ, और फिर स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, हमने ऑर्डिनेंस को अपोज किया और स्टैंडिंग कमेटी में आया, और स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। हम लोगों ने सबने अपना अपना सब कुछ किया, मतलब जो भी कह सकते थे उनसे कहा। 213 के बाद बिल की जब ये अभी लड़ाई हो रही थी डिमोनेटाइजेशन की, और राज्यसभा के अंदर लड़ाई हो रही थी कि हर रोज बंद हो रही थी, हर रोज बंद हो रही थी, तो वहां जाके, मतलब आप सोचिए कितने साल, 2014 से 2016 के एंड में उस बिल के बारे में बातचीत की जाती है। कितनी डिस्कशन होती है? 10 मिनट की। वो इसलिए क्योंकि अच्छा ठीक है ये तो दे दो उनको, और कुछ नहीं। तो हाँ, उन्होंने ये करा कि हमने 18 डिसेबिलिटीज, अब डिसेबिलिटी क्योंकि हेटेरोजेनिटी, जैसे हर तरह से हम लोग कहते हैं ना, मैं जब एज अ फेमिनिस्ट में कहती हूँ कि औरतों में कभी भी, मतलब सिस्टरहुड होता है पर यूनिवर्सल सिस्टरहुड नहीं होता, उसमें भी बहुत सारी डिफरेंसेस रहती हैं। तो हम उसी तरह से डिसेबिलिटी को समझते हैं कि उसके अंदर भी एक हेटेरोजेनिटी रहती है जो हमको समझनी चाहिए। लेकिन हम ऑब्वियसली उसको डाल रहे हैं 18 कैटेगरी को, लेकिन हम उनके लिए क्या देंगे वो हमने पूछा नहीं है, वो हम कर नहीं सकते। और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ, हमने रिजर्वेशन दे दी 3%, मतलब फैकल्टी की भी और स्टूडेंट्स की भी। और मैं क्योंकि डीयू में, अम्बेडकर से पहले मैं डीयू में थी और अभी भी हूँ एज ए ईओएल, लेकिन ऑफ कोर्स मैं अम्बेडकर चली गई हूँ। तो डीयू में जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट में हम लोग जब देखते थे, तो 1100 सीटें हमारी, मतलब डीयू की डिफरेंट कॉलेजेस को डिसेबल्ड लोगों को दी जा सकती हैं। वो 1100 सीटों में हम कुल, मतलब मैं हायर एंड में बोल रही हूँ आपको, मधु कह रही थी कि क्वांटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी क्वांटिफिकेशन जरूरी होता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि 1100 में से हम कुल 500 मैक्सिमम सीट्स पर ले पाते हैं, मतलब डिसेबल्ड लोगों की। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि आपने रिजर्वेशन कहाँ दी? कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल से पढ़कर आना होता है ना, स्कूल को पढ़े बगैर तो आप नहीं आएंगे। लेकिन स्कूल्स में कहाँ रिजर्वेशन है? वो आपने 25% में ईडब्ल्यूएस में डाला हुआ है, और आप कहीं पे भी
जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं, जो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि डिजाइन इस तरह का है कि जब वो शायद उसको इस तरह से देख रहे थे और मैं इसको ऐसे देख रही थी कि ओ माय गॉड, अगर मुझे कभी यहाँ जाना हो जाए तो मैं क्या करूँगी? मैं क्रॉल ही कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे को क्रॉल मोड बुरा नहीं लगता, क्योंकि हर इन्फेंट जब पैदा होता है तो वो क्रॉलिंग से ही होता है, लेकिन इतना सारा जा पाना और कहाँ पहुंच पाना मैं नहीं कह सकती कि इसको कर पाएंगे। और जब हम अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हमने उनके लिए करा, तो जो 2 सीढ़ियां होती हैं, और मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ, बहुत सारे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मैं देखती हूँ कि कभी कभी 2 सीढ़ियां हैं तो उसका एक कोई प्लास्टिक रैंप रखा होता है, जो कि मतलब जिसमें कि आप क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों नहीं है। और मैं रैंप बहुत बुरा वाला एक काइंड ऑफ मेटाफर है, लेकिन रैंप का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ पाना, और वो एटलीस्ट आपके वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन ना सॉफ्टवेयर ना होना और रिसोर्सेज का ना होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मैं अम्बेडकर किस लिए गई? क्योंकि मैंने अम्बेडकर में ये सोचा, और जो कि मेरा अपना विचार है, कि मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी को हमने इसी तरह से सोचा है कि जैसे एक कंसेशनल कैटेगरी है, बेचारे हैं, इनको कुछ दे दो, चलो पढ़ने दो, पढ़ लेंगे। और ऐसा भी है कि आवाज नहीं आ सकती, क्योंकि जब आप उनके एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट्स को सुनते नहीं हो, अगर आपके पास है नहीं, तो आप सुन भी नहीं पाएंगे उनको। तो मुझे ये लगता है कि उसके लिए हम अक्सर मतलब जब सोचने की शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने डिसेबिलिटी को कभी भी एज एपिस्टेमोलॉजी, एज नॉलेज प्रोडक्शन हमने कभी नहीं सोचा है। हमें ये नहीं लगता है कि डिसेबिलिटी अपने आप में बहुत सारी चीजें दे सकता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने स्टेट ने एब्डिकेट किया, एजुकेशन को एब्डिकेट किया, एम्प्लॉयमेंट को एब्डिकेट करा, और बहुत सारी चीजें वो करी। लेकिन करा क्या कि उसमें हमने ये ही कर दिया कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट बना दीजिए, सेल बना दीजिए, एनेबलिंग सेल बना दीजिए। मगर आप ऐसा मत सोचिए कि हम उसको उसके आगे जाके उसको समझना भी जरूरी है हमारे लिए, हम समझ भी पाते हैं, लेकिन ये नहीं आता है। और हम ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी को क्या पढ़ना है, हमको जानते हैं, हम जानते हैं कि उन बेचारों को कुछ चाहिए, उनके something is required, so when we don't do that, then how do we understand that there is something that needs to be understood in creating an epistemology? हालांकि जब मैं अपने कलीग्स के साथ भी बात करती हूँ, और ये मेरी जो एक्यूजेशन है, ये शायद मेरे दोस्तों के लिए भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत आसानी से कहते हैं क्रिपलिंग, ओहो that was a blind point. I mean, you look at the kind of language, मतलब वो जो वो करते हैं, सो करते हैं। I don't think कि हमने कभी लैंग्वेज के बारे में सोचा जाता है। और जब हम बुलाते हैं आइडेंटिटी जो डिसेबल्ड की हम लोग सोचते हैं, तो वो ऐसे है, कोई कह देगा डिफरेंटली चैलेंज है, कोई कह देगा डिफरेंटली एबल्ड है, कोई कह देगा पर्सन में डिसेबिलिटी है, कोई बोलेगा डिसेबल्ड पर्सन है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, जैसे कि मेरे पास कुछ अपनी आइडेंटिटी है नहीं। और मेरी आइडेंटिटी क्या है कि अगर मेरे को अपने लिए कुछ भी लेना है, तो एक मेडिकल बोर्ड के अंदर मेरे को 40% अगर सर्टिफिकेशन मिलती है, तो मैं तब मानी जा सकती हूँ कि मैं डिसेबल्ड हूँ। जैसे दलित के लिए ना सर्टिफिकेट, जैसे रोहित के लिए हुआ कि वो थे कि नहीं थे, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, तो डिसेबिलिटी में ये 40% डिसेबिलिटी के साथ जुड़े होते हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई आईएएस का उसने पास कर लिया और वो बैंगलोर से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे दिल्ली में उसकी असेसमेंट फिर से होती है, तो वो उस असेसमेंट में वो 57 की जगह यहाँ पे 37 में आ गई। अब वो कहते हैं कि वो है ही नहीं डिसेबल्ड। तो अब आपको 3 अगर बोर्ड्स मिलते हैं, तो 3 तरह की असेसमेंट मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी है क्या, मतलब आप अगर आप अपने आप को डिसेबल्ड कहना भी चाहते हो, तो आप कहाँ पे डिसेबल्ड कह पाओगे? और मुझे ये लगता है कि जब इस तरह की सर्टिफिकेशन होती है, जहाँ पे कि कोई भी एक सॉलिड तरीके से हम ये कह पाए कि अच्छा इफ इट इज दिस देन वी वुड काइंड ऑफ लुक आफ्टर दैट, तो नहीं होता है। और मुझे ये लगता है कि सर्टिफाई करना, और फिर अगर मैं
जैसे बहुत बारी होता है कि मैं जब एयरपोर्ट पहुंचती हूँ और क्योंकि मैं अकेले जाती हूँ, मैं अभी भी अकेले आई हूँ, तो पहला सवाल उनका ये आता है, आर यू अलोन? तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि कोई भेजेंगे आपको इनको साथ में ले जाए, मैं ले जाऊँ इनको, तो फिर वो हंसने लग पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एक स्थिति है जो डिसेबिलिटी के बारे में सोचना और एक मेडिकलाइज तरीके से सोचना, वो ये नहीं सोचते कि हमको इसको सोशल तरीके से सोचना है, कि सोशल तरीके से कि हमने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट क्यों किया, हमने क्यों ये नहीं देखा कि ना आर्किटेक्चर ना मेडिकल, कहीं आपने देखा है कि डिसेबिलिटी का करिकुलम वहां पे पढ़ाया गया हो? नहीं। आपके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, बहुत कम होता है। जबकि कोई अगर आपका दोस्त है जिसको कि कम से कम एक एम्पैथी होती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोगों की सिंपैथी होती है, तो अगर एम्पैथी लेवल होती है और लगता है कि ये इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि लोग समझ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कभी कभी टीचर्स के पास कोई ब्लाइंड स्टूडेंट आता है और टीचर ये कहता है, अरे यार क्या तुम मुंह उठा के चले आते हो। मतलब पढ़ना भी जो है उसकी भी एक जो स्टिग्मा है उसके साथ जुड़ा रहता है। और मुझे ये लगता है कि और मैं एक थोड़ा सा औरतों के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि डिसेबल्ड लोग सारे ही इस तरह से एक तरह से सफर करते हैं और एक तरह से अपनी फाइट को, जो रेजिस्टेंस है, उसको भी इंटैक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ कोशिश करी, लेकिन हाँ अब ये हो रहा है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कलकत्ते में ब्लाइंड्स का जो ब्रेल का प्रेस है वो कब बंद हो गया, हमें नहीं पता चलता। वो कैसे स्टेट इस तरह की चीजें करती है कि जहां हम कई चीजों को चुप करके बंद होती रहती हैं और हम उनको ज्यादा एनजीओआइजेशन के साथ जुड़े जा रहे हैं कि हाँ ये फला एनजीओ ये करेगी और फला एनजीओ ये करेगी, लेकिन स्टेट कोई भी ध्यान उसका नहीं देगी। तो ये जो है ये हमको सोचने के लिए बहुत जरूरी है। मैं अंत में ये कहूंगी कि जो औरतें हैं विद डिसेबिलिटीज, तो उसका एक जो मुझे मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब हमने केयर वर्क की बातें करते हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जोड़ें, हम आपका और फ्रेंड्स का तो हम यही कहते हैं ना, स्टूडेंट्स का पीयर ग्रुप या फैकल्टी का पीयर ग्रुप हो, हम सभी को कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की केयर भी करें। तो मुझे लगता है कि जो अनपेड केयर के बारे में हम सोचते हैं, और इसके बारे में बहुत फेमिनिज्म ने भी बहुत सोचा है और वर्क के ऊपर काफी सोचा है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो केयर जो ले रहा है, जो केयर रेसिपिएंट है, उसको किस तरह की केयर मिल रही है। और हम ये नहीं सोचते हैं कि कैसे हम आगे सोच करके देखें कि क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती, आप सिर्फ मुझे देते रहोगे। मुझे लगता है कि ये जो गिविंग का, चैरिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है कि यू विल ऑलवेज बी गिवन चैरिटी, I think that is something which we need to. So I would kind of try to, make a plea to you that actually think about interdependence. Think about how we cannot live, we cannot, do anything in life without the others. So why I've come is because I feel that within this JNU, जो कि मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत सालों से आती भी थी और मुझे लगता भी था कि यहाँ पे बहुत बोलने की, मतलब हर मार्जिनलाइजेशन को समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर अगर हम एक कलेक्टिविटी क्रिएट कर पाए, अगर हम ये समझ पाए कि आप भी उनके साथियों को, जो शायद यहाँ हैं या नहीं है, आप उन साथियों को भी ना छोड़ें, क्योंकि उस तरह से जो मूवमेंट है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। आज एक सस्पेंशन है, यह हो सकता है कि ये बहुत लेवल्स पे फैकल्टी का भी और स्टूडेंट्स का भी सस्पेंशन हो सकता है, और जहां पे आपने एज अ डिसेबल्ड पर्सन भी, मान लीजिए आपने उसके अगेंस्ट गए, आप जब आपके पास एक एक तो पेट्रियार्की है, लेकिन हमारे साथ पेट्रियार्की के साथ नॉर्मेटिविटी भी है, और हम एबलिस्ट सोसाइटी के साथ उस तरह से जीते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इक्वल
इक्विटी, और इक्विटी का मतलब ये है कि हर एक इंसान को एक प्लेइंग फील्ड दिया जाए, जहां उस प्लेइंग फील्ड में कम से कम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, फैकल्टी विद डिसेबिलिटीज, द क्लास 4 एम्प्लॉइज, आई मीन आई वुड put in everyone who is in any way, disabled. I would say that if they can be, given that playing field, और ये playing field बहुत important है जब तक कि हम सब नहीं जुड़ेंगे. I am basically from a feminist movement where I was kind of in between. I gave up on them and I said, okay, I'm not going to kind of, do this. But धीरे-धीरे जब मैंने सोचा और समझा तो मुझे लगा कि शायद मेरे अलाय यही हैं और इन्हीं के साथ बातचीत करने पड़ेगी. और हर टाइम शायद लड़ाई नहीं होती है, हर टाइम उनसे एक डायलॉग के तरह हम अगर क्रिएट करें कि उस डायलॉग में अगर हम एक दूसरे को समझ पाएं तो मुझे लगता है कि शायद आगे जाने की कोई हमारे लिए रास्ता मिलेगा और दिशा मिलेगी. मैं शायद यहीं पे खत्म करूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ 2 स्लोगन हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि डिसेबिलिटी मूवमेंट के स्लोगन हैं, लेकिन शायद आपको भी अच्छे लगेंगे. वो है कि नथिंग फॉर अस विदाउट अस. आई थिंक यू वुड ऑलवेज स्टे विद दैट. एंड द अदर स्लोगन इज दैट वी आर नॉट ब्रोकन, डोंट फिक्स अस. थैंक यू. Thank you, Neeta. A couple of questions from the audience. We still have a little time. Just raise your hands if you have any questions. Ma'am, for somebody who doesn't understand disability in depth, there is sometimes an ambiguity as to how to approach the disabled. Right, because I mean, on the surface you have to be mindful of the obvious fact of the disability, but on the other hand, some people do get offended when you treat them too differently. So, in that light, where is the line drawn? Like you were talking about the difference between empathy and sympathy. So, with regard to the disabled, where is that line drawn? There are 2 ways to understand it. एक तो ये कि आप दोस्ती कैसे करते हैं, जो कि एबल लगता है आपको. एक तरीका होता है ना जिसमें दोस्ती की जाती है कि इंटरेस्ट है कोई एक जैसे या कुछ और एक जैसा है. और दूसरा तरीका होता है कि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू हेल्प मी, तो आप अपने आप कुछ मत कीजिए. आप बहुत प्यार से पूछिए कि is there any way that I can assist you? और हेल्प जब कहते हैं ना, मुझे थोड़ा सा उसमें टर्मिनोलॉजी में भी लगता है कि तरस का एक जो पिटी का एक जो लेवल आता है ना, वो आ जाता है. तो मुझे लगता है कि अगर मुझसे और बहुत बार होता है कि लोग मेरी व्हीलचेयर को यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो मैं उनको कहने की कोशिश करती हूँ कि भाई ये मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी को तो मतलब अब्यूज हो जाएगा ना ये बहुत, अगर तुम हर टाइम मेरी इसको जैसे मर्जी उठा लोगे और जैसे मर्जी कर लोगे. I mean, so there is a way in which you can ask people that look, we want to be with you, but we don't want to do anything without consent. So consent even for them is important. Whenever we talk about it. So I think that is very critical कि हम कितना समझ पाते हैं कि जो आप भी उसके लिए कुछ करें. मैंने इसीलिए इंटरडिपेंडेंस को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि अगर हम साथ चल सकते हैं, जैसे कि मेरा फ्रेंड कलीग है अम्बेडकर में हु इज विजुअली इम्पेयर्ड, तो कई बार ये होता है कि मैं उसको ये कहती हूँ, उसको जाना होता है किसी तरह, तो मैं कहती हूँ तू चल मेरे साथ चल. और कभी कभी मेरे पास मैनुअल व्हील चेयर होती है, तो मैंने कहा चला. तो 2 एक जुड़े हुए होते हैं ना, कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ, मदद इन द सेंस असिस्टेंस कर रही हूँ, और मैं तेरी दूसरे की वो भी कर रही हूँ. तो एक साथ जो है वो वहाँ पे कंपेनियनशिप का शुरू हो जाता है. सो आई थिंक दैट इज अ वे इन व्हिच यू कैन. Any other questions? I wanted Anita, but I have learned so much from the way in which Anita has talked about how all of us are temporarily able bodies. It has just blown my mind.
And I think you should speak just maybe a little bit more, because it's not just accidents you're talking about. I think what I basically say about temporarily able-bodied is that the idea is that when you ask someone that you're a disabled body, so it becomes of course a label and stigma which is there. So it's almost like a subvert किया गया है, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि तुम उस देर तक जब तक तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी, I mean not necessarily through accidents, you can do it through I mean as aging के साथ arthritis हो सकता है, eyes का वो हो सकता है, and there could be many and sometimes very young people can also have arthritis in that. पर वो जो precariousness होती है एक इंसान के अंदर, उस precariousness को अगर हमने उसकी रूट को बीट करना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मेरे अपने अनकॉन्शियस के अंदर मैंने क्योंकि अपने आप को quote unquote normal समझा हुआ है ना, I'm able, I can do everything, I can do anything, you know. So when I thought about it, I never tried to kind of, you know, so disabled is always marginalized, disabled is always less than me, you know, there is a lack which is there always. But when I say temporarily able-bodied, I feel that, well, you are only temporarily. Because this is also, it doesn't go only to the visible disabilities. It also goes to the invisible disabilities also. Because, you know, sometimes we don't really manage to talk to the other person also. कि मेरे अंदर क्या जो चीजें हैं, जो डिसेबलिंग पार्ट्स हैं, जो मेरे अंदर भी रहते हैं, तो मैं इसलिए उनको टेम्पररी एबल बॉडीड कहना चाहती हूँ, कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम तक आप टेम्पररी माने थोड़ी देर के लिए आप एबल रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर को समझ पाएं, अगर आप अपने अनकॉन्शियस को समझ पाएं और कॉन्शियस को भी समझ पाएं उस लेवल में कि मैं कैसे बहुत सारी चीजों में I can also lose, you know, and when you can lose, then I actually have the temporality which comes to me. और उसमें ये रहता है कि हम ये सोचें कि why is it that I always have to have these two kind of labels? No, one a disabled, one a temporarily able-bodied. Because then I kind of say that we are equal, you know. So because you are, and in the able society, because, you know, we have said a lot about patriarchy. But kyunki we have always imagined that you must be only normal. I wanted to say something to this thing, and then I felt कि मैं हिंदी में बोलना चाह रही थी, तो मैंने इसको करा नहीं, मगर ये एक मुझे बहुत खूबसूरत लगता है temporarily able-bodied के लिए कि to be normal seems shockingly repellent to me. I neither see the hope nor have the wish to sink to that low functioning level. क्योंकि नॉर्मल होने का मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मल किसको कह रहे हैं आप, मतलब मेंटल इलनेस भी हो सकती है और बहुत तरह की, ऑटिज्म हो सकता है, सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती है और बहुत बारी डिप्रेशन हो सकता है बहुत लोगों को on various things. तो जब हम temporarily able bodied कहते हैं तो हम तब ये समझते हैं कि इस precariousness को क्या हम समझ पाएंगे, और अगर हम precariousness को समझ पाएंगे तो मुझे लगता है तो फिर हमारी दोस्ती ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा what we can do is that we can then understand that within the human or within the humanity, I mean, when we talk about citizenship and we talk about equity, when we talk about access, then we are not talking about access only in terms of a built environment. We are talking about access in terms of thoughts, in terms of how we, you know, understand the lived realities of people who are there. Thank you.